हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सफल 2.0 में। मैं देवेंद्र जो आप पढ़ा रहा हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स, और हम तैयारी कर रहे हैं CUET 2024 के लिए। एक ऐसा एग्ज़ाम जो एडमिशन दिलाएगा हमारे लिए हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हैं हमारे वीडियोस के लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था नेशनल इनकम, और यहाँ पर आज कवर करने जा रहे हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी बड़ा यूनिट आपके एग्जाम के लिए, खासकर बात करें CUET और क्लास 12th के लिए। हर एक एस्पेक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। बहुत ध्यान से देखेगा, एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत आराम आराम से आपको सारी चीजें समझाने की। ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखो हमने क्या कवर किया था। हमने कवर किया था लास्ट क्लास में बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे MCQs किए थे लास्ट क्लास में एग्रीगेट से रिलेटेड। अब यहां पर हम बात करेंगे आज मीनिंग एंड कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इस पर बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में डिस्कशन करेंगे। आराम से अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, वीडियो को बार बार पॉज करके, ठीक है, चीज़ों को समझिए एंड देन वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलिए, तो देखो आज यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी जो यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसी का ही पार्ट है। और यहाँ पर हम लोग तीन चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दूसरा हमारा आता है इनकम मल्टीप्लायर, एंड तीसरा आता है आपका एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इसको 3 चैप्टर्स में बांट सकते हो पूरे यूनिट के लिए, ताकि हम लोगों को बहुत आसानी से बहुत आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो आज जो हमारा यहाँ पर जो लेक्चर है वो बात करेगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बहुत आराम से चीज़ों को समझना है। काफ़ी टिपिकल टॉपिक है। अब तक जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से थोड़ा सा ये लेवल हाई आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले तो यार समझो कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा मार्केट डिमांड, है ना। क्लास 11 में जब आप थे तो आपने पढ़ा होगा मार्केट डिमांड। तो आप लोगों को बता दूं, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड की बात जब की जाती है तो हम लोग क्या बताते हैं, मार्केट डिमांड में किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड टोटल मार्केट में कितनी है, वो क्या होता है, आपका मार्केट डिमांड है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है भाई कि जो भी हमारे इंडिया के लोग हैं, ठीक है, जो भी टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में कितने लोगों ने, या फिर जो डिमांड आई है आपकी पूरे भारत की, वो क्या है, आपका एग्रीगेट डिमांड बनाती है ना। तो क्लास 11th का मार्केट डिमांड वो अलग कॉन्सेप्ट है, और क्लास 12th का एग्रीगेट डिमांड वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिमांड मतलब मांग। जब हमारे पास कैपेसिटी टू पे हो, हम लोग सेक्रीफाइस करना भी जानते हो, और हमारी विलफुलनेस भी हो, हमें नीड और वांट भी होना चाहिए किसी प्रोडक्ट की, देन वो क्या बनाती है, वो बनाती है आपकी एग्रीगेट डिमांड। जब हम जैसे, यानी कि आप और हम जैसे सब लोग मिलके डिमांड करें मार्केट में। ठीक है, तो यहां पर जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या करें डेफिनेशन, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो जो भी आपका टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि आपकी डिमांड की जाएगी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका यहां पर एग्रीगेट डिमांड। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि अभी डिमांड जनरेट हुई नहीं है, डिमांड जनरेट हुई नहीं है, बट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू मेक डिमांड। ठीक है, जो वो खरीदना चाह रहे हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, एक्चुअल डिमांड नहीं है यहां पर। यहां क्या है, जो प्लान किया गया है एक अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक 1 ईयर के दौरान जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आएगी वो क्या होगी, वो यहां पर हो जाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड। आगे समझे। अब एडी
एंड एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर मीन्स द सेम, ठीक है। अगर यहां पर हम बात करें एडी की और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, दोनों बातें सेम होती हैं। कैसे होती हैं समझिएगा, जितना भी हम लोगों ने खर्चा किया अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, है ना, तो वही तो हमारी क्या है, वही तो डिमांड हो गई ना। मतलब जो हम यहां पर खर्च करके पैसा अपने घर पर लेकर आए सामान, वो क्या होंगे, वो दोनों बराबर ही होंगे। मतलब जो पैसा हमने खर्च किया और जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज आए, ठीक है, उनकी जो मनी वैल्यू है, बोथ आर द सेम। इसीलिए कहीं भी अगर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में सेम बात कही जा रही है, ठीक है, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो चाहे वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो। अगली बात, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जो मैंने यहां पर आपको बताया था कि अभी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ नहीं है, बट द पीपल आर प्लानिंग टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। आ रही बात समझ। AD is a flow concept as it is generally measured for the period of one accounting year. अब ये फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझिए, ठीक है। जब कभी भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो वो क्या आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहां पर आपकी जो मनी है, सर्कुलेशन है किसी भी चीज का, वो लगातार हो रहा है, उसमें अभी क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम में उसको यहां पर हम लोग मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर पर जो ओवरहेड टैंक है जिसमें आप लोग पानी स्टोर करते हो अपने दिन भर के यूज के लिए, ठीक है, आपने सबमर्सिबल का बटन दबाया, ऑन किया, अब क्या हो रहा है कि उसमें आपका पानी लगातार जा रहा है। तो आपने 10 मिनट के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग अ 10 मिनट टाइम, आपका जो उसमें पानी का फ्लो हुआ है, पानी आपका गया है, ठीक है, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या है वो, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और 8:28 पर आपने देखा कि उस टैंक में आधा टैंक पानी था। ये क्या है, ये आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। तो जब कभी भी हम बात करें कि कभी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी चीज को मेजर किया जाता है, तो वो आपका क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम उसको चेक करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहां पर उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। अरे बात समझ। अगर एक ईयर के दौरान आपको देखा जाए, ठीक है, एक ईयर के दौरान आपकी इनकम क्या हुई, ये क्या है, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। बट ऑन द 24th ऑफ अक्टूबर आपकी जेब में कितना पैसा था, ये क्या है, ये हो गया आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से अब नहीं आने वाली होगी। अब देखो आगे को चीजें समझते हैं क्या कह रही है। जो आपका एडी होता है ये, ठीक है, जो आपका ये एडी होता है, वो एडी जो है वो आपका हमेशा 4 चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं वो समझिएगा। सबसे पहला तो है आपका प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PHCE, ठीक है, PHCE के नाम से कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो कुछ भी हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, हम लोग मतलब हाउस होल्ड्स, ठीक है, जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। expenditure, it refers to the total expenditure, refers to the total expenditure incurred by household, ठीक है, incurred by the household on the purchase of goods and services during an accounting year। वो क्या कहलाता है, हमारा सी, जिसको हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सी मतलब क्या हो गया कि जो कुछ भी हमारे यहाँ के जो हाउस होल्ड सेक्टर ने डिमांड की है वो क्या है, वो आपका हो गया यहाँ पर प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है, ठीक है। जैसे समझिएगा ध्यान से, आप घर से गए, अपने घर से जाने के बाद आपने क्या किया, आपने मेले में, दशहरा के मेले में बहुत सारे आपने आइटम्स को परचेस किया, खाया पिया और घर आ गए। तो ये क्या है, ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो कि आपके लिए कोई रिटर्न नहीं देगा। रिटर्न मतलब इनकम जनरेट नहीं करेगा, है ना। वो एक बार आपने खर्च कर दिया, वो जो भी आपने आइटम खरीदे वो आपके कंज्यूम हो गए, है ना, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिला। इन्वेस्टमेंट क्या है,
इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपने किया है फ्यूचर के इनकम को बढ़ाने के लिए, फ्यूचर में इनकम जनरेट करने के लिए, वो क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आपने एक तो एक्सपेंडिचर किया जब आप मेले में गए दशहरा में, आपने वहां पर झूला खाया, है ना, वहां पे आपने चाउमीन खाई, वहां पर आपने बर्गर खाया, पिज्जा खाया और अपने घर आ गए। देन समझिएगा ध्यान से, आपकी माँ ने दिवाली के टाइम पर एक सोने की चेन खरीदी, है ना, या फिर आपने गिफ्ट करी, अगर आप इतने पावरफुल हैं, आपकी कैपेसिटी है तो, हालांकि आपकी होगी नहीं क्योंकि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, आपकी इनकम तो भी होगी नहीं, है ना, पढ़ लिख जाओगे, नौकरी लग जाएगी, तो फिर उसके बाद अपनी माँ को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दे पाओगे। तो जो कुछ भी हमने फ्यूचर की इनकम को बढ़ाने के लिए किया, या फिर जो हमारे पास चीजें रिटेन करने वाली हैं, वो क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी कैपिटल क्रिएशन करती हैं, जहां से कैपिटल क्रिएशन होता हो या फिर असेट्स में इजाफा या फिर इंक्रीमेंट होता हो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन द कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो जितने भी जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन्होंने कैपिटल गुड्स पर जो भी खर्चा किया है वो क्या है आपका, वो है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट यहां पर किया जाता है। अब ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है जैसे किसी भी कंपनी ने एक नया प्लांट लगाना है, ठीक है, प्लांट लगाना है ना, मशीनरी खरीदनी है, तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। ये क्या सारे कैपिटल गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फ्यूचर में कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं। तो और ये आपका क्या होंगे, एक बार में ही कंज्यूम नहीं हो जाएंगे। इनकी जो सर्विसेज हैं आप इनके लाइफ में, जो भी इनकी लाइफ है उस लाइफ ड्यूरेशन में लेने वाले हो। जैसे आपका ये बोर्ड आप देख रहे हो, है ना, डिजिटल बोर्ड है, ये ऐसा तो नहीं कि आज मैंने लगाया फिर आज ही आपका क्या हो गया, वैनिश हो गया। ये आपका अगले 10 साल तक मेरे काम में आने वाला है, तो ये क्या हो गया, एक कैपिटल गुड्स हो गया। आगे बात करते हैं, फिर आते हैं आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है, चाहे वो आपके कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे वो आपके कैपिटल गुड्स हो, ठीक है, चाहे वो आपके कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे वो आपके कैपिटल गुड्स हो, खर्च कितने किया है, खर्च किया है आपका गवर्नमेंट ने। ठीक है, खर्च कितने किया है आपका गवर्नमेंट ने। तो मुद्दे वाली बात ये आपको याद रखनी है कि गवर्नमेंट जब खर्च करेगी तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, चाहे वो आपका किस में किया गया हो आपका, चाहे आपके कैपिटल गुड्स में, चाहे वो आपका किया गया हो कंज्यूमर गुड्स में। वहीं अगर किसी प्राइवेट फर्म ने खर्च किया है तो वो क्या होगा आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स पर। हाउस होल्ड ने जितना भी खर्च किया आपका गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो क्या हो गया सी, यानी कि प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट बात आती है नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इट इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जितना भी हम लोग यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं वहां से हमें इनकम आती है, वहां से हमें इनकम आती है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कुछ सामान को बाहर से मंगाते भी हैं तो हम वहां पर इनकम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका x माइनस एम। ठीक है, क्या हो जाता है, ये आपका x माइनस एम हो जाता है। ठीक है, x माइनस एम हो जाता है नेट एक्सपोर्ट। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो इसी को ही बस हमने क्या किया, यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है। ये क्या आपका एग्रीगेट डिमांड है। ये सी है, ये क्या है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। आई फॉर इन्वेस्टमेंट है, जी क्या है आपका गवर्नमेंट है, और ये क्या है आपका एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो ये सी कौन खर्च करता है, ये सी खर्च करते हैं भाई आपके हाउस होल्ड्स। ठीक है, हाउस होल्ड ने जो खर्चा किया वो क्या है आपका, वो है आपका सी। ठीक है, उसके बाद आपका जो आई है वो क्या इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो फर्म्स ने खर्च किया है, किसमें, फर्म्स ने खर्च किया है आपका कैपिटल गुड्स को खरीदने में। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, जी की, तो जी क्या है, जी है भाई जो खर्चा किया है किसने, गवर्नमेंट ने। ठीक है, चाहे वो आपके कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो आपके कंज्यूमर गुड्स हो। और एक्स माइनस इंपोर्ट क्या है, ये आपका है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या है आपका, ये नेट एक्सपोर्ट है, जो हमारी इनकम हुई है कहाँ से, हमारी इनकम हुई है यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को करने के बाद। ठीक है,
अब देखो यार, ये एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड होती है भाई जितना हमारा कंजम्पशन हुआ, ठीक है, जितना हमारा कंजम्पशन हुआ उसमें से कुछ हमने क्या किया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, ठीक है। क्या हो गया ये? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। अब ये देखो हमारे लिए फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है। बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कीन्स महोदय की, तो कीन्स महोदय कहते हैं भाई आप 12th क्लास के बच्चे हो, तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। काम करना, आप क्या करो, आप केवल भाई अपने क्लास 12th की स्टडीज़ के लिए इतना ही फॉर्मूला पढ़ो, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं जी प्लस एक्स माइनस एम, ये जब आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तब आपके काम में आने वाली है। अभी केवल इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करते हैं, ए डी इक्वल्स टू लेते हैं सी प्लस आई, इतना बस, इसके आगे हम लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं, ठीक है। अगली बात समझे? तो ये पूरा फॉर्मूला आपको नहीं देखना है, आपको केवल क्या देखना है, सी प्लस आई होता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। कितना हमारा यहाँ पर कंजम्पशन हुआ और कितना हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होता है, एक बात समझो, बात को समझिएगा ध्यान से, कि जैसे आप लोगों की कुछ इनकम होती है और कुछ आप क्या करते हो, खर्चा करते हो, ठीक है। जैसे अगर ये मान लीजिए आपका इनकम एक एक्स वेरिएबल है, ठीक है, और ये आपका कंजम्पशन वाई वेरिएबल है ना। अब इनकम आपकी कितनी हुई, 0 हुई, तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन क्या करोगे भाई, यहाँ पर 0 कर दोगे, है ना। आपके यहाँ पर भाई 100 रुपये इनकम हुई, ठीक है, तो आपने यहाँ क्या किया, 80 रुपये खर्च कर दिया। आपकी इनकम यहाँ पर कितनी हुई भाई, 200 रुपये हुई, तो यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर आपने 160 रुपये खर्च कर दिया। फिर आपकी इनकम यहाँ पर कितनी हुई, 300 रुपये हुई, और आपने क्या किया, यहाँ पर 240 रुपये खर्च कर दिया, है ना। तो अब बताइए, क्या ये टेबल सही है? क्या ये टेबल सही है? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए कि आपकी इनकम 0 है, कंजम्पशन आपका 0 है, 100 रुपये आपकी इनकम हुई, आपने 80 रुपये खर्च कर दिए, 200 रुपये आपकी इनकम हुई, आपने 160 रुपये खर्च कर दिए, 300 रुपये इनकम हुई, आपने 240 रुपये खर्च कर दिए। भाई ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये इसलिए गलत हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि एक पर्सन है ना, उसकी कंपनी ने उसको फायर कर दिया, ठीक है, एक एम्प्लॉय था, उसको क्या कर दिया, कंपनी ने फायर कर दिया। अब जिस महीने में फायर किया, फायर किया कब, उसको अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में उसको फायर किया कंपनी ने, यानी कि अक्टूबर की सैलरी उसकी नहीं आएगी, ठीक है। तो अक्टूबर में फायरिंग की उसकी, तो यहां पर अक्टूबर में क्या हो गई, इनकम हो गई भाई 0, इनकम क्या हो गई उसकी, यहां पर 0 हो गई। अब आप खुद बताओ, सोचो जरा कि भाई क्या उस टाइम में उसने खाना बंद कर दिया होगा? क्या उस समय वो बीमार हो रहा होगा तो उसकी दवाई नहीं हुई होगी? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा खर्च, ठीक है। खाना भी खाएगा, दवाई भी करवाएगा, मोबाइल का रिचार्ज भी कराएगा, क्योंकि उसे लिंक्डइन पर जाकर क्या करनी है, नए जॉब के लिए अप्लाई करना है, नए जॉब सर्च करने हैं। तो वो सारे खर्चे जो जरूरी हैं उनको कभी नहीं रोकेगा, चाहे भले इनकम आपकी 0 हो या वो 100 हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब कभी भी उसकी इनकम 0 होगी तो उस समय वो खर्चा कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो खर्चा कर रहा होगा। लेकिन वो कहां से कर रहा होगा, वो खर्चा कर रहा होगा भाई पास्ट सेविंग से, ठीक है। क्या कर रहा होगा, वो खर्चा पास्ट सेविंग्स से कर रहा होगा, ठीक है। पास्ट सेविंग्स को यहां पर यूज करके वो खर्चा करेगा, क्या करेगा, खर्चा, खर्चा करेगा, खर्चा वो नहीं रोकेगा। हाँ, शौक भले ही ना करे, लेकिन जरूरी जो खर्च है उनको वो यहां पर ध्यान में रखेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। तो देखो ये जो एग्रीगेट डिमांड की आपके टेबल दिख रही है, यहां पर क्या है कि वाई जो आपका कॉलम देख रहे हो आप, उसमें इनकम को शो किया है, ठीक है। सी है कंजम्पशन, आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जो आप आई में देख रहे हो वो क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और जो एडी है वो आपका क्या है, सी प्लस आई है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां पर हमने क्या किया, कंजम्पशन को पहले रखा 40, ठीक है, और उसके बाद जैसे से आपकी इनकम बढ़ रही है आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन को बढ़ा रहे हो। इन्वेस्टमेंट हमने यहां पर सेम रखा है,
ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अभी हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं जाना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप अभी क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो क्लास 12th के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, आई को यहाँ पर कांस्टेंट रखना है हमने। ठीक है, जो भी यहाँ पर हमने लिया, चाहे वो भले ही 40 लें, तो हमने क्या करना है, 40 ही रखना है यहाँ पर। ठीक है, अभी क्यों रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इतना समझो कि जो आई है वो हमारा क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। और जो हमने कंजम्पशन यहाँ पर रखा है 40, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको लगातार बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको एक और इंपॉर्टेंट याद रखनी है इस डायग्राम, इस शेड्यूल को बनाते वक्त, कि जो आपका कंजम्पशन है, आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है भाई 80 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 80 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 80 का। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 80 का। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 80 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, वो भी 80 का ही आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों किया है हमने, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो कीन्स हैं वो कहते हैं कि भाई जो खर्चा होता है वो आपका कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। ठीक है, उसमें आप लोग क्या करते हो, कांस्टेंट इंक्रीज करते हो, वो कभी आपका जो है उसमें इर्रेगुलर इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, जो आपकी यहां पर इकोनॉमिस्ट ने बोली है उसको मैं बात कर रहा हूं, है ना। मेरा सपना है कि आप लोग बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बने और उसके बाद अपना अपना थ्योरी को लिखें, लेकिन अभी जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से हमें चीज़ों को रखना है, ताकि हम लोग यहाँ पर अपने जो हमारी स्टडीज़ हैं उसको हम ठीक तरह से प्रूव कर सकें, है ना। तो यहाँ पर खर्चा किया कि हमने कांस्टेंट रखा है, और इन्वेस्टमेंट भी हमने क्या किया, यहाँ पर कांस्टेंट रखा, मतलब कांस्टेंट इंक्रीज यहाँ पर हुआ है 80 रुपीज़ का हर बार में इनकम बढ़ने के बाद। तो देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड मतलब हमने सामान खरीदा, है ना, चाय है, चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, दही है, ये सब क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने भाई खरीदे हैं मशीनरी। ठीक है, और मशीनरी कितना खरीद रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 20 रुपए की खरीद रहे हैं। कितने खरीद रहे हैं यहाँ पर, केवल और केवल 20 रुपए की मशीनरी हम लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं हर बार अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमने 40 रुपए का यहाँ पर सामान खरीदा, 20 रुपए की हमने क्या खरीदी, यहाँ पर मशीनरी खरीदी। इनकम क्या थी, 0 थी, और हमारा फिर एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया भाई, 60 हो गया। क्या हो गया, ये एग्रीगेट डिमांड 60 हो गया। ऐसे जब हमारी इनकम हुई 100, हमने क्या किया, कंजम्पशन 120 किया, लेकिन यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 रुपए है, कांस्टेंट है। यहाँ एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया भाई, 140 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, 200 आपका इनकम है, 200 आपने कंजम्पशन कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ आपका 20 रुपए आपने क्या देखा इन्वेस्टमेंट में, 220 रुपए हमारा क्या हो गया एग्रीगेट डिमांड। 300 रुपए हमने क्या किया इनकम की, 280 रुपए हमने खर्च कर दिया कंजम्पशन में, 20 रुपए हमने क्या किया इन्वेस्टमेंट, और 300 रुपए आपने क्या किया है यहाँ पर टोटल एग्रीगेट डिमांड की है। अब यहाँ पर देखो गौर करने वाली बात जो है वो आपकी सबसे पहले तो यहाँ पर इस जगह पर आती है। ठीक है, और दूसरी जो गौर करने वाली बात है, मैं जरा थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ, है ना, ताकि आपको चीज़ें अच्छी समझ में आए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर ये समझनी है, ये वाली, और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये समझनी है, जहाँ पर आपकी जो इनकम है वो इक्वल हो जाती है आपके एग्रीगेट डिमांड के। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग आगे करने वाले हैं। अब ये तो रहा शेड्यूल, अब हमें बनाना है भाई इसके लिए क्या, हमें बनाना है एक इसका डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो समझिए ध्यान से, देखिएगा। ठीक है, एक हमें बनाना है y वर्टिकल, एक आपका x। ठीक है, अब एक बात समझो आप, ये जो आप देख रहे हो x, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है इनकम। ठीक है, क्या हमारा ये इनकम है। अभी इनकम क्या है, लगातार इधर बढ़ती है इस तरफ। ठीक है, 0 है ये क्या है आपका 0 है। y क्या है, ये हमारा है एडी, एग्रीगेट डिमांड कर सकते हो, या फिर इसको आप सी कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्या कह सकते हो आप लोग, आई कह सकते हो। ठीक है, चाहे आपका आई यानी कि इन्वेस्टमेंट है वो भी इसी वर्टिकल पर बनेगा, कंजम्पशन भी इधर बनेगा, और आपका एडी भी इधर ही बनेगा। अब एक बात बताओ कि आपकी इनकम 0 है, आपकी इनकम 0 है,
और उस टाइम में आप खर्चा तो तब भी कर रहे हो, है ना, खर्चा तो आप तब भी कर रहे हो। तो यानी कि आपका जो हम बात करें कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन कर्व की बात अगर हम करें तो कंजम्पशन कर्व कभी भी आपका यहां से शुरू नहीं होगा जीरो से, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से शुरू होगा यहां पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ए नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ओ ए हो गया। यहां से आप क्या देख रहे हो, आपका जो कंजम्पशन है वो शुरू होगा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो रही है, आपका लगातार बढ़ते हुए जा रहा है ना। लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है, वो आपका कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है ना, बीसी है। तो यहां पर हमने क्या करना है, जो आपका ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व है, ठीक है, वो हमने कहीं पर मान लिया यहां पर आ रहा है, ठीक है, यहां पर आ रहा है इस तरफ, ठीक है, 20 है ना, तो इसको हमने थोड़ा सा नीचे ले लिया, तो ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आई हो गया, है ना। और सी हमारा ये है, सी कितने पर हमारा, ये 40 पर है, ठीक है, क्या है ये 40 पर है। तो अब आप देखो कि यहां से भाई आपका, ठीक है, यहां से आपका क्या शुरू होगा, ये शुरू होगा भाई यहां पर इस तरह से, ये क्या हो जाएगा आपका कंजम्पशन, ठीक है, ये क्या है आपका कंजम्पशन हो गया। ये है आपका आई और ये क्या है आपका सी कंजम्पशन, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से अब आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपका है, ये क्या है आपका वो खर्चा है जो कभी भी आपका रुका नहीं है, ठीक है। इसको क्या डिनोट करते हैं हम लोग, सी बार से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये खर्चा चाहे आपकी इनकम हो चाहे वो ना हो, ये हमेशा होता रहेगा, है ना। तो एक बात सोचो कि अगर मान लीजिए ये आपका है कंजम्पशन 40 है, इन्वेस्टमेंट आपका 20 है, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, ये क्या होगा आपका, ये भाई यहां पर होगा 60, ठीक है। तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो कहीं ना कहीं यहां से शुरू हो रहा होगा वो, ठीक है, ये क्या हो रहा होगा यहां से शुरू होगा एग्रीगेट डिमांड, है ना, क्योंकि दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। अब आप देखो जरा ध्यान से देखिएगा एक चीज, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हुआ है, वो यहां पर ये बड़ा है कितने से, ठीक है, कितने से बड़ा है ये बड़ा भाई 80 से, ये बढ़ा कितने से 80 से, यहां भी कितने से बढ़ा 80 से, यहां भी कितने से बढ़ा भाई, तो आप कहोगे 80 से, यहां भी कितने से बढ़ा तो आप कहोगे 80 से, यहां भी कितने से बढ़ा तो आप कहोगे कितने से 80 से, ठीक है। तो यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो कहीं ना कहीं भाई उसका जो रेट होगा इंक्रीज का, वो रेट किसका होगा, वो होगा भाई कंजम्पशन का। मतलब जिस रेट से आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है उसी रेट से ही आपका क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है ना। तो अब यहां पर ये जो बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, ठीक है, क्या हुआ ये का एग्रीगेट डिमांड हो गया। और ये क्या होता है, ये सी प्लस आई हो जाता है, ठीक है। मतलब यहां पर जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है, यहां पर जो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा होगा, ये आ रहा होगा बिकॉज ऑफ आई, ठीक है, ये क्यों आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ आई या फिर इन्वेस्टमेंट। और ये क्या रहेगा, रिमेन्स सेम, ठीक है, क्या रहेगा ये आपका भाई सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि जो इनके बीच की दूरी होगी, जो एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच की जो आपका यहाँ पर दूरी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये क्या होगी, ये आई है, ठीक है, क्या है ये आई। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आता नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड है,
इसमें से अगर आप कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो ये क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा आपका इन्वेस्टमेंट, और ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इस शेड्यूल के हिसाब से। अब देखो इस शेड्यूल को हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे तरह से समझते हैं क्या है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, सबसे पहला तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपका 3 से 4 3 to 4 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स में, ठीक है, आपका ये बोर्ड में भी पूछा गया। तो एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो हमेशा C प्लस आई होती है। ठीक है, C और I का क्या होगा, समेशन होगा। मतलब जो भी हमने खर्चा किया है कंजम्पशन में, ठीक है, घी तेल नमक चीनी पर, और जितना हमने मशीनरी पर खर्चा किया वो सब क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड होगा। अब जो अगली बात आपको समझने वाली है वो ये है कि देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। ठीक है, यहां पर हमेशा कुछ ना कुछ आपका कंजम्पशन होगा। ठीक है, चाहे भले ही आपकी इनकम क्या हो, जीरो हो, इवन व्हेन इनकम इज जीरो। तो इस कंजम्पशन को क्या कहते हैं, इस कंजम्पशन को कहा जाता है आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1 मार्क का आपका क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाता है कि उस एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं जो आपका तब भी होता है जब आपकी इनकम जीरो होती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको यहां पर कहते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या कहते हैं उसके लिए, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कहते हैं। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से शायद अब नहीं होनी चाहिए। अब अगली बात हम करते हैं द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो जो हमारी कंजम्पशन कर्व होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, कैसी होती है वो, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई जो हमारा इनकम है उसी के हिसाब से हमारा जो खर्चा है वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है और आपका जो खर्चा है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि पॉजिटिव रिलेशन बनता है, या हम कहेंगे क्या, डायरेक्ट रिलेशन बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपको, यहां पर क्या बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बात समझ में आएगा आपको, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब चौथा देखिए, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है आपका, वो यहां पर आपका हमेशा कैसा रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका, पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा वो आपका, पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये आपका हमेशा ही होगा, ये कभी भी आपका रुकेगा नहीं। कौन करेगा इसके लिए, गवर्नमेंट करेगी। एडी कर्व जो है वो कभी भी आपका जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये ड्यू टू आपका, ठीक है, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ड्यू टू ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये आपको अच्छे से याद रखना है ये। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा यहां पर। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा ये, इसको मैं चेक कर देता हूं। ठीक है, ठीक करके लिख देता हूं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका हमेशा कैसा होता है, पैरेलल होता है टू एक्स एक्सिस। ठीक है, द स्लोप ऑफ एडी कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप बिटवीन which indicate that as income increases aggregate demand और aggregate expenditure also increases। ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड पॉइंट था उसी का ही आपका एक्सटेंडेड वर्जन है। देखें यहाँ पर कि आपका जो कंजम्पशन कर्व है वो आपका क्या देख रहे हो, ये आप देख रहे हो यहाँ पर कि भाई ये क्या है, आपका पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग है। ऐसे ही जो आपका ये जो एग्रीगेट है, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का ही समेशन है। तो यहां पर जो रिलेशन आपका सी बनाएगा वैसे ही आपका स्लोप कौन बनाएगा, एडी बनाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका आई है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, वो आपका हमेशा कांस्टेंट है, उसमें कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। यानी कि जो भी आपका यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में चेंज होंगे
वो किसकी बदौलत होंगे? वो आपका डिपेंड करेंगे यहाँ पर कंजम्पशन पर, है ना। तो जो भी आपका यहाँ पर कंजम्पशन कर्व का यहाँ पर फीचर्स होंगे, वही सेम फीचर्स किसके होंगे? वही होंगे आपके एडी के, क्योंकि आई क्या है आपका? कांस्टेंट है, वो अभी चेंज नहीं हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको अच्छे से याद रखना है कि भाई एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपको क्या बताती है, ये बताना है। अगर वहां पर आपका शेड्यूल डिमांड कर रहा है तो शेड्यूल बनाइए, एंड उस शेड्यूल का फिर आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको यहां पर उसके फीचर्स भी साथ साथ में बताते हुए चलना है। ठीक है, आई होप आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी एग्रीगेट डिमांड के रिगार्डिंग, है ना। अब देखो, अब अगली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो कंजम्पशन देख लिया, कंजम्पशन क्या होता है आपका? कंजम्पशन फंक्शन आपका होता है जो आपने किया। ठीक है, दो तरह से चलता है, एक तो आपका जो आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, कभी भी वो आपका होगा ही होगा, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम वहां पर देखेंगे कि इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। ठीक है, कभी भी जब बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो इसका मतलब होता है हमने जो कुछ भी खर्चा किया है, कहां पर? कैपिटल एसेट्स को बनाने में या फिर एसेट क्रिएशन में, वो क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकर्ड ऑन एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी हमने खर्चा किया प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी पर, वो क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही समझो कि जैसे जैसे किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लोग लोन कम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके इंडिया में अभी एक नया वेंचर स्टार्ट होने जा रहा है, फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी कर रहे हैं, है ना। उनको एक नया प्लांट लगाना है टाटा सफारी के प्रोडक्शन के लिए। अब टाटा सफारी के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने एक नया प्लांट लगाना है, तो प्लांट कब लगेगा? जब उनके पास पैसा होगा, और पैसा अगर उनके पास है नहीं, ठीक है, पैसा उनके पास है नहीं, तो अगर होगा नहीं तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर जाएंगे किसके पास? बैंक के पास, और बैंक से बताएंगे कि भाई मुझको ना 50,000 करोड़ रुपए चाहिए यहाँ पर नया टाटा सफारी का प्लांट लगाने के लिए। बताइए आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे? अगर बैंक कहता है कि भाई हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे, ठीक है, चार्ज करेंगे 10%, ठीक है, हम आपसे क्या चार्ज करेंगे? 10%, तो क्या होगा? रतन टाटा नेगोशिएट करेंगे, कहेंगे भाई हम 50,000 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं, बताइए फटाफट कितना आपको चार्ज करना होगा। कहते नहीं ठीक है यार, आप हमारे पुराने कस्टमर हो, ठीक है, आपने कभी डिफॉल्ट भी नहीं किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इंडिया के लिए, तो हम आपके लिए भाई क्या करेंगे? 8% लगा देंगे या फिर 9% लगा देंगे, है ना। वो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं यार भाई 9% पे हम नहीं कर पाएंगे यार, बहुत खर्चा हो जाएगा, 50,000 करोड़ बहुत हम, ठीक है, ऐसे लोन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे हम आपका। कहते हैं ठीक है यार ऐसा करो भाई, ना हमारी ना तुम्हारी, ऐसा करो भाई 7% पर डील फाइनल करते हैं, और 8% पर डील फाइनल करते हैं, है ना, 8% पर डील फाइनल करते हैं। तो ये क्या है? ये आपका जो 8% है वो क्या हो गया आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि भाई 10% पर आपका नहीं माने, वो 9% पर नहीं माने, 8% पर मान गए, है ना। मतलब जितना कम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी होगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपका डिपेंड करता है ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इन जो आपका इन्वेस्टमेंट है ऑल्सो डिपेंड ऑन द इनकम। जैसे जैसे आपका यहां पर इनकम बढ़ती है, तो इनकम बढ़ने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ता है ना। इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और अगर हम बात करें लोन की, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि लोन लेकर ही आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे। और इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट आपका तब बढ़ेगा जब आपका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको शो कर सकते हैं हम लोग, जैसे, ठीक है, ये आपका हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट, या फिर इसको हम आर से नोट कर देते हैं, और ये क्या हो गया आपका? इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे जैसे आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका देखोगे यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा? यहाँ पर घटता रहेगा। ठीक है,
यहाँ इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। जैसा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इन्वेस्टमेंट क्या है आपका ज़्यादा है। अगर वही हम बात करें इनकम और इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि भाई जैसे जैसे इनकम क्या होती है, बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है यहाँ पर बढ़ता हुआ आप देख पाओगे, ठीक है। ये इस तरह से आप यहाँ पर देखते हुए चले जाओगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इनकम हो गई, क्या हो गई आपकी इनकम हो गई, और ये क्या हो गया आपका यहाँ पर हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब यहां पर जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से हैं? एक है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपकी जो बुक में आपके लिए जो रेलेवेंट है वो है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट अभी आप नहीं पढ़ोगे, जब फर्दर बड़े क्लास में पहुंच जाओगे तब आप पढ़ोगे, ठीक है। अब लेकिन फिर भी जब दिया गया तो पढ़ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको नहीं जाना, इसका यूज आपके लिए इस अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में नहीं है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि प्राइवेट सेक्टर करता है विद प्रॉफिट मोटिव, फिर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, मतलब हमने जो काम किया है उससे हमें फायदा मिलना चाहिए, हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हम इन्वेस्टमेंट को नहीं करेंगे। वो क्या है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये कौन करता है? ये करते हैं हमारे प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है। इट इज इनकम इलास्टिक, जब इनकम बढ़ती है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, और अगर इनकम कम होती है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इनकम बढ़ने पर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इनकम कम होने पर इन्वेस्टमेंट कम होता है। और इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट आपका कम आएगा। इसीलिए हर कंट्री में आपका जो सेंट्रल बैंक है वो आपके पॉलिसी रेट्स यानी कि जो रेपो रेट है आपका उसको कम करने की कोशिश करता है बार बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा सस्ता लोन होगा उतना ही ज़्यादा आपके इकोनॉमी में पैसा आएगा, सर्कुलेट करेगा। अब हम जानते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। देखो, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके इनकम के बढ़ने पर, या इनकम हो रही है नहीं हो रही है उससे कोई भी इसको मतलब नहीं रहता, ठीक है। ये हमेशा किया जाता है सोशल वेलफेयर के मोटिव से। यहां पर कभी भी आपका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं रहता। और ये आपका सोशल वेलफेयर कौन करेगा? ये करेगी गवर्नमेंट। कौन करेगी? ये गवर्नमेंट करेगी। जैसे अगर गवर्नमेंट की इनकम नहीं है मान लीजिए, तो ऐसा थोड़े कि भाई वो पुल नहीं बनवाएगी, सड़कें नहीं बनवाएगी, या उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा है आज हमारी इनकम ज्यादा हो गई तो हम क्या करेंगे, आज हम आपका यहां इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़िया रोड बनवाएंगे। अभी कोविड लग गया है तो कोविड में क्या होगा कि हम यहाँ पर इनकम, हमारी टैक्स बंद हो गया तो हम यहाँ पर कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा कि जब कोविड हुआ था तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ज्यादा खर्च कर रही थी, ज्यादा पैसा आपकी इकोनॉमी में डाल रही थी। क्यों? ताकि इंडिया के लोगों की जो इनकम है वो लगातार बढ़ सके, ठीक है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। यानी कि ये जो आपका लेवल है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट विद एन इंक्रीज इन इनकम। यहां पर इनकम कितनी बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किस पर एम्ड होता है? ये एम्ड होता है आपका सोशल वेलफेयर पर, ठीक है। किस पर काम करता है? ये सोशल वेलफेयर पर काम करता है। और इसीलिए इसको कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जनरली मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। इसी को ही हम अपने यहाँ जो हमने अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टॉपिक, उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इंड्यूस्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें केवल ये लेना है जो गवर्नमेंट कर रही है। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसका शेड्यूल कैसे बनता है वो जान लिया, और उसके बाद हमने जान लिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है अच्छे से। अब जानते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। अब एक बात समझिएगा कि एग्रीगेट सप्लाई वास्तव में है क्या। देखो ध्यान से,
एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन कहती है कि इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब टोटल आउटपुट वैल्यू किसकी, टोटल आउटपुट वैल्यू किसकी, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किसकी, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज की यहां बात की जा रही भाई। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, अवेलेबल इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ी है तो जो जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना वो भी तो सेम थी भाई। जीडीपी भी तो यही कहता है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी क्या कहता है भाई, ये सेम डेफिनेशन कहता है। ठीक है, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हुआ ये भाई, डेफिनेशन तो सेम हो गई, क्या मतलब इसका सेम है ये हमने नेशनल इनकम में गलत पढ़ लिया भाई। दोनों जगह सही पढ़ा था आपने, वहां भी सही पढ़ा था और यहां भी आपने सही ही पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो होता क्या है, बात को समझना कि किसी भी इकोनॉमी में दो लोग होते हैं, है ना। कौन लोग होते हैं, दो लोग होते हैं। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में एक होता है फर्म्स और दूसरे क्या होते हैं, आपके हाउस होल्ड होते हैं, है ना। एक आपकी फर्म है और दूसरे कौन है भाई, हाउस होल्ड है। अब यहां पर एक बात को समझो कि जो फर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहे हैं, है ना, ये तो कर रहे हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो यहां पर क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। वो क्या कर रहा है यहाँ पर, फैक्टर सर्विसेज, मतलब जो भी, चाहे वो लैंड के फॉर्म में हो, चाहे वो लेबर के फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरेस्ट के, चाहे वो आपका कैपिटल के फॉर्म में हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में हो। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है, फर्म्स बदले में क्या देते हैं, इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे देते हैं। ठीक है, दूसरा एक और हम डायग्राम बनाते हैं जहां पर क्या होता है, आपके फर्म्स है ना, और दूसरा क्या आपका हाउस होल्ड है, दूसरा क्या आपका हाउस होल्ड है। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई कि जो फर्म्स हैं वो क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं भाई फैक्टर पेमेंट। क्या दे रहे हैं यहां पर, फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं, है ना। और किसके लिए दे रहे हैं, हाउस होल्ड के लिए। और हाउस होल्ड बदले में क्या कर रहा है भाई, यहां पर वो एक्सपेंडिचर कर दे रहा है। ठीक है, क्या करता है वो, खर्च कर दे रहा है। ठीक है, क्या कर दे रहा है, वो खर्च कर दे रहा है। अरे बस समझ। तो कुल मिलाकर अगर आप टू सेक्टर इकोनॉमी में देखो तो आपका जो भी यहां पर फैक्टर सर्विसेज दी गई हैं उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए। यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी जितना हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर करा, है ना। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जितना फर्म्स ने पेमेंट किया है उतना ही वैल्यू यहां पर होगी किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आउटपुट यहां पर हुआ है। और बस समझ। तो यही यहां पर लिखा गया है कि जो आपका एग्रीगेट सप्लाई होती है वो क्या होती है, टोटल आउटपुट होता है जो भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है एक वर्ष के दौरान किसी भी कंट्री में, है ना। तो जो एएस होगा, ठीक है, जो आपका एएस है, ठीक है, एएस वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई नेशनल इनकम के बराबर। एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा भाई, नेशनल इनकम के इक्वल टू हो जाएगा, है ना। कैसे होगा, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि जो भी सप्लाई यहां पर हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो क्या है, वो भाई यहां पर किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी भाई जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया, है ना। और गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस किया गया, जितना भाई यहां पर फैक्टर, सॉरी, जितना एक्सपेंडिचर यहां पर किया गया, है ना। और सबका सब खरीद लिया किसने, खरीद लिया हाउस होल्ड ने। ठीक है, और यहां पर कितना यहां पर पैसा खर्च किया वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा भाई जितना फर्म ने फैक्टर पेमेंट किया, है ना। तो यहां पर जो फैक्टर पेमेंट है यानी कि जो इनकम है वो किसके बराबर है, वो इनकम बराबर है किसके, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया है इस फर्म ने। ठीक है, तो एएस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एनआई, क्या हो जाएगा यहां पर एनआई। अब एक बात और समझो कि जो भी हमारी इनकम होती है हम उसका कुछ परसेंट क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, और कुछ परसेंट हम लोग यहां पर सेव करके रख लेते हैं अपने फ्यूचर खर्चे के लिए। ऐसे तो करते हैं, है ना भाई। अगर हम 100 रुपए कमाते हैं, अगर हम 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से क्या करते हैं हम लोग
₹80 यहाँ पर खर्च कर देते हैं, एक्सपेंस, ठीक है, स्पेंड कर देते हैं। और उसके बाद ₹20 हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सेविंग कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि भाई आप ₹100 कमाते हो और आप यहाँ पर ₹100 ही क्या कर देते हो, एक्सपेंसेस कर देते हो, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो मेंटेलिटी है वो कैसी है, आप किस तरह का खर्चा करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ आ गई। अब ये क्या है आपका एएस क्या होगा, वो आपका कंजम्पशन और सेविंग के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका जितना भी पैसा एग्रीगेट सप्लाई है वो सारा का सारा आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सेविंग आपकी क्या हो सकती है, वो जीरो हो सकती है अगर आपने सारा का सारा पैसा खर्च कर लिया, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आ गई कि जो एएस है वही क्या है, नेशनल इनकम है। क्या है वो, नेशनल इनकम है। और जो नेशनल इनकम है वही क्या है, वही आपका यहां पर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा सी प्लस यानी कि एस, ठीक है, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और हमारा जो सेविंग्स है वो। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर इस तरह का कोई आपको फॉर्मूला मिल जाता है, कोई इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप उसको कभी भी गलत नहीं ठहराना, आप उसको सही बताना, ठीक है। अब देखो बात को समझो, यहां पर हम इस डायग्राम को समझते हैं। क्या कह रहा है ये, इनकम हमारी है 0, ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, ठीक है। तो जो भी हमारी इनकम हुई है उसमें से हमने क्या करना है, कुछ तो कंजम्पशन करते हुए चले जाना है, ठीक है। कंजम्पशन हमने कितना किया, ₹40 का, फिर 120 का, फिर 200 का, फिर 280, फिर 360 और फिर उसके बाद क्या हो गया 340, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका ये 520। इस तरह से आपको ये करते हुए चले जाना है। सेविंग्स आपका क्या हुआ है, सेविंग्स आपने क्या किया, यहाँ पर 40 की, यहाँ पर आपने 20 की, 0 की, ठीक है, 20 की, 40, 60 और 80। अब देखो ये क्या है कि यहाँ पर आपका जो खर्चा था वो था, सॉरी इनकम थी 0, ठीक है, इनकम कितनी थी, 0 थी। आपने खर्चा किया भाई कितना, ₹40 का, ठीक है। लेकिन ये जो खर्चा हुआ है ये खर्चा कहाँ से हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप नहीं करोगे खर्चा, करोगे। ये खर्चा हुआ है आपका पास्ट सेविंग से, ठीक है। ये जो खर्चा हुआ है आपका ये किससे हुआ है, ये हुआ है आपका पास्ट यानी कि जो पुरानी सेविंग थी, ठीक है। ये क्या था आपका, जो पुरानी सेविंग्स थी वहां से आपने किया है, पास्ट सेविंग से आपने ये खर्चा किया है, ठीक है। जो आपकी पुरानी बचत थी वहां से आपने खर्चा किया है, ठीक है। तभी आप इसको मेंटेन कर पाए, अदरवाइज आप नहीं मेंटेन कर पाते, ठीक है। तो ₹40 आप खर्च कर देते हो अगर आपकी जीरो इनकम होती है। जैसे आपकी इनकम ₹100 होती है, आप वहां से क्या करते हो, ₹120 खर्च करते हो। लेकिन ₹100 ही इनकम है, ₹20 आपने जो पहले बचाए थे वो ही आपने खर्च कर दिए हैं। ₹200 जब आपकी इनकम हुई तो आपने ₹200 क्या कर दिए, खर्च कर दिए। सेविंग्स कितना हुआ आपका, ये 0 हो गया, ठीक है। तो एक तो आपका ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, ये वाला पॉइंट कि जब आपकी इनकम ₹200 हुई है, आपने ₹200 खर्च कर दिया है, तो सेविंग कितनी हुई है आपकी, 0 हुई है, ठीक है। ये आपको आगे काम आएगा, जब हम आगे बात करेंगे ना तो वहां पर आपका काफी यूज में आने वाला है। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, ₹200 इनकम है, ₹200 आपका कंजम्पशन है, 0 आपका क्या हो गया, सेविंग हो गई, 0 आपका क्या हो, सॉरी ₹200 क्या हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ठीक है। यानी कि जब आपका इन सेविंग 0 होती है, ठीक है, सेविंग जब 0 होती है तो उस समय आपका कंजम्पशन, सॉरी आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है और आपकी जो इनकम है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको यहां तक समझ में आना चाहिए कि ये जो आपका है एट जीरो लेवल ऑफ सेविंग, ठीक है, एट जीरो लेवल ऑफ सेविंग, ठीक है, एट जीरो सेविंग्स एएस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू बाय, ठीक है। ये बात आप आगे जाके अच्छे से समझ लोगे। तो अभी क्या करना है हमको, इसी जो आपका शेड्यूल है इसको हमें यहाँ पर अपने, ठीक है, बना देना है यहाँ पर अच्छे से। चलिए, ठीक है। ये क्या है आपका इनकम है, ये क्या है आपका इनकम है, और ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा
AS एग्रीगेट सप्लाई। पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा, तभी आपको बताता हूँ इसकी चीज़ के बारे में। देख लिया। अब देखो यार, यहाँ पर आप देखो कि जो इनकम है वो 0 है, तो आपकी एएस भी क्या है, 0 है। वाई आपका 0 है, तो आपका ये क्या है, 100, सॉरी ये आपका 100 है, तो ये आपका 100 है। वाई 200 है, तो एएस आपका 200 है। वाई आपका 300 है, ठीक है, तो आपका एएस क्या है, 300 है। यानी कि वाई जो भी है वाई, वही क्या है आपका, वही आपका एएस है। यानी कि जिस रेशियो से आपकी इनकम बढ़ेगी, उसी रेशियो से आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या निकल कर आता है, इसका मतलब ये निकल कर आता है कि आप की जो एग्रीगेट सप्लाई की जो लाइन होगी वो हमेशा आपकी क्या होगा, इधर एक 45 डिग्री की लाइन बनेगी। ठीक है, क्या होगा वो, 45 डिग्री की लाइन बनेगी, हमेशा आप याद रखिएगा। क्योंकि जैसे अगर आपकी इनकम 100 है, तो आपका ये क्या होगा, यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी आपका बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी ये 200 है, तो यहाँ पर आपकी ये भी क्या होगी, 200 ही होगी। ठीक है, इसी तरह से आप इसको बनाते हुए चले जाना। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, 45 डिग्री की लाइन होती है एग्रीगेट सप्लाई की। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि AS इक्वल्स टू वाई ही होगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो हमारी सप्लाई होती है, उतना ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना कंजम्पशन भी करते हैं। ठीक है, हमारी जो इनकम होती है वो हम उसके बराबर होती है। ठीक है, अब देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका एग्रीगेट सप्लाई होगी वो आपका 45 डिग्री लाइन होगी। ठीक है, AS इज 45 डिग्री लाइन। बाकी इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली नहीं है जो आपको एग्रीगेट डिमांड में देखने को मिली थी। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, केवल आपको एक बात याद रखनी है, AS इज 45 डिग्री लाइन। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन की बात अगर हम करें, तो कंजम्पशन फंक्शन आपका होता है कि जो भी आपकी इनकम है, ठीक है, उसमें से आपने कितना खर्च कर दिया है। ठीक है, इट मींस द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, खर्च करने की इच्छा। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब क्या आपका, ठीक है, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका इच्छा। ठीक है, कंज्यूम का मतलब होता है क्या, खर्च। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है आपका खर्चा। ठीक है, तो यहां पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हो जाता है खर्च करने की इच्छा। ठीक है, जो आपके पास खर्च है, सॉरी इनकम है, उस इनकम में से आप क्या कर रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन आपका एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन आपकी कुछ इस तरह से निकल कर आती है कि जब कभी भी हमारी इनकम होती है और उस इनकम में से हम क्या करते हैं, कुछ पैसा हम इनकम का यहाँ पर खर्च करते हैं। ठीक है, इट मीन्स प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन की अगर बात की जाए तो क्या होता है, रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इन नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन। तो अगर हम इसको डिनोट करना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, वाई क्या है आपका नेशनल इनकम है, ठीक है, इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन, यानी कि सी, वाई इक्वल टू क्या होगा आपका FC। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो गया कि भाई कंजम्पशन फंक्शन का रिलेशन कैसे बनता है। ठीक है, क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन, तो इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल इनकम
एंड कंजम्पशन। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि जितना आपके पास इनकम है उसका कितना प्रोपोर्शन आपने खर्च कर दिया है, वो क्या आपका, ठीक है, क्या हो गया आपका ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहां पर जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, दोनों में फर्क समझिएगा क्या है। तो देखो, कभी भी आपका जो पैसा होता है उस पैसे को आप खर्च कर देते हो, है ना, उस पैसे को खर्च करते हो। तो जब कभी भी जो आपकी इनकम हुई उसमें से आपने कितना पैसा खर्च कर दिया, वो क्या आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, रेशियो आपका कंजम्पशन का और इनकम का, वो क्या है आपका, ये है आपका एपीसी। ठीक है, और दूसरा है आपका एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब अगर आपकी इनकम 1 रुपए से बढ़ी, मतलब चेंज इन इनकम हुआ 1 रुपए से, देन हाउ इट विल इम्पैक्ट द चेंज इन द कंजम्पशन पैटर्न। मतलब एक एडिशनल, मार्जिनल जब कभी भी वर्ड आ जाता है आपका, तो यहां पर मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब हमेशा आपको याद रखना है कि भाई ये डिनोट करता है एडिशनल। क्या डिनोट करता है आपका, ये एडिशनल को डिनोट करता है। ठीक है, क्या डिनोट करता है, एडिशनल, कि आपका एडिशनल कंजम्पशन कितना होगा विद एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द इनकम, वो क्या है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर एपीसी की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो उसका मतलब होता है कि एक रेशियो है बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड द टोटल इनकम। ठीक है, तो देखो, जो कोई भी वैल्यू हमारी आती है 2 से पहले, 2 से पहले वो आती है न्यूमरेटर में, और जो 2 के बाद आती है वो आती है आपकी यहां पर डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अगर हम एपीसी की बात करें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये निकल कर आता है भाई सी अपॉन वाई। ठीक है, क्या निकल कर आता है आपका, ये सी अपॉन वाई। अच्छे से याद रखेगा भाई, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो गया। ठीक है, एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। ठीक है, किसका रिलेशन, कंजम्पशन का और इनकम का रिलेशन की बात की जाए, वो क्या है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, अब देखो यार ये, ठीक है, हम लोग निकालते हैं यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो देखो ये 0 है, आपका इनकम क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये कितना है आपका यहाँ पर 40 है। ठीक है, 100 है, 120 है, 200 है, ये आपका क्या है 200 है, 300 है, ये क्या है आपका 280 है, 400, 360। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन को अगर हम निकालने की बात करें, ठीक है, जो हमने अभी डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंजम्पशन हो गया, इधर क्या हो गई आपकी इनकम हो गई, क्या हो गई, ये आपकी इनकम हो गई। तो इनकम भले ही क्या हो 0 हो, इनकम भले ही क्या हो आपकी 0 हो, तो भी आपका कुछ ना कुछ क्या होगा, कंजम्पशन तो हो ही रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ कंजम्पशन आपका तब भी हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो कंजम्पशन फंक्शन की अगर हम बात करें लाइन होगी, तो वो कुछ इस तरह से आपकी बन जाएगी। ये क्या आपका सी है कंजम्पशन है, ये क्या आपका इनकम है। ठीक है, ये क्या आपका वाई, या फिर हम बात करें क्या, ये क्या आपका इनकम है, सी क्या है आपका कंजम्पशन है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से अगर नहीं होगी, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन फंक्शन का यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाए। ठीक है, तो सी होता है, ये हमेशा आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर पॉजिटिव इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन इनकम। इस तरह से आपको यहाँ पर बना के रख देना। ये जो आपका है, ये आपका वो खर्चा है जो आपने हमेशा किया है, चाहे आपकी इनकम हो या ना हो। ठीक है, तो क्या आपका, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या सी बार, क्या बोल देते हैं इसके लिए सी बार कह देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंजम्पशन फंक्शन के रिलेशन की, ठीक है, तो क्या निकल कर आता है, ठीक है, स्लोप की बात करें या फिर हम कंजम्पशन फंक्शन के रिलेशन की बात करें, तो ये क्या निकल कर आता है, ये निकल कर आता है भाई यहाँ पर c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, क्या निकल कर आता है आपका ये c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन का रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब ये बी वाई क्या है और ये सी बार क्या है, ये सी क्या है। ठीक है, तो भाई ये जो सी है, ये वाला जो सी देख रहे हो आप लोग, ये वो सी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। और ये सी बार क्या है, ये सी बार भाई वो खर्चा है जो चाहे इनकम हो
या इनकम ना हो, हमेशा रहेगा। तो ये क्या है, ये है आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर रहेगा आपका, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, बी क्या है, ये बी आपका है स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, कंजम्पशन कर्व। और वाई क्या है, ये वाई है आपका इनकम। क्या है भाई, ये आपका इनकम है। ठीक है, तो ये आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, कभी भी कंजम्पशन फंक्शन का। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आपका पूछ लिया जाए कि भाई अगर किसी भी इकोनॉमी में इनकम इतने से बढ़ती है, इतने से बढ़ती है, ठीक है, ये आपका वी जो है ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके लिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एमपीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको यहाँ पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एमपीसी आपका कुछ दिया गया तो पूछा जाएगा कि भाई कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ी हो, कुछ भी बढ़ी हो। ये स्लोप ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व निकालते हैं आपका चेंज इन सी अपॉन चेंज इन बाय। ठीक है, क्या होता है आपका स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। ठीक है, इतना आपको याद रखना है अच्छे से। तो मेरे हिसाब से अब शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका रिलेशनशिप बिटवीन इनकम कंजम्पशन एंड एपीसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एपीसी, देखो आप कैसे निकाला जाएगा एपीसी। तो यहाँ पर क्या है, एपीसी होता है आपका सी अपॉन बाय। तो यहाँ क्या है, 0 40 अपॉन कंजम्पशन, क्या हो जाएगा, इनकम 0 हो जाएगी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आएगा 1.2। ठीक है, अगर हम बात करें एपीसी की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात अगर करें तो क्या आएगा 1.2। यहाँ पर इसको नील कर देंगे क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू कुछ नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई हो जाएगा ये 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें 300, ठीक है, 280 अपॉन 300, तो ये आपका 0 से कम आएगा। ठीक है, यहाँ, ठीक है, 1 से कम आएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी आपका क्या होगा, कम ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम एपीसी इज ग्रेटर देन 1। जब कंजम्पशन आपका क्या है, ज़्यादा है इनकम से, तो उस समय आपका जो एपीसी है वो हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। ये तो होगा। ठीक है, क्या होगा, ये ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 280 अपॉन 380 होगा। ठीक है, 280 अपॉन 300 होगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर आपका लगभग ये 0.9 के आसपास आएगा। ठीक है, 0.9 के आसपास आएगा। ठीक है कुछ भी होगा, तो ये क्या है आपका 1 से कम है। तो जब कभी भी कंजम्पशन आपका ज़्यादा होगा इनकम से, तो एपीसी क्या होगा, हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 होगा। याद रखना है आपको, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तो एपीसी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आपका कंजम्पशन क्या है, इनकम के बराबर है, तो एपीसी क्या है आपका 1 हो जाएगा। व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, एपीसी इज लेस देन 1। ठीक है, जब आपका कंजम्पशन आपके इनकम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस समय आपका जो एपीसी है वो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 से कम होगा। ठीक है, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। आप क्या देख रहे हो, एपीसी लगातार क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है। एपीसी क्या हो रहा है आपका, लगातार डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे होगे जब आपकी इनकम हो रही होगी। तो ये सारे जो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चाहे वो आपका सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका क्लास 12th का एग्जाम हो। ठीक है, ये सीयूईटी 2023 में भी पूछे गए थे सारे के क्वेश्चन कहीं ना कहीं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और उसके बाद आपके जो एग्जाम है क्लास 12th के, वहां पर भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। ठीक है, एमपीसी का मतलब होता है कि भाई जो भी आपका यहां पर चेंज हुआ है इनकम में, ठीक है, जो चेंज हुआ आपका इनकम में, उसके हिसाब से आपका कंजम्पशन का
कितना चेंज आपको देखने को मिला, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, MPC इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाय, इस तरह से लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप लोग, ये आपका क्या है, इनकम है, और ये क्या है, आपका कंजम्पशन है। यहां पर चेंज कितने का हुआ भाई, 100 का हुआ। यहाँ चेंज कितने का हुआ आपका, 100 का हुआ। यहाँ चेंज कितने का हुआ आपका, 100 का हुआ। यहाँ पर चेंज कितने का हुआ आपका, 100 का हुआ। यहाँ पर अगर आप देखोगे चेंज कितने का हुआ भाई, ये 80 का हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कितने का हुआ, 80 का हुआ है। यहाँ पर चेंज देखो कितने का हुआ, 80 का। यहाँ पर चेंज देखोगे आप लोग कितने का हुआ, 80 का, ठीक है। और जो आपका MPC है, ठीक है, MPC क्या कहता है, MPC इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये कितना हो जाएगा, ये रहेगा आपका 0.8 ठीक है, कितना रहेगा 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8, ठीक है। हर जगह पर आपको ये 0.8 देखने को ही मिलेगा, है ना। इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिला, मतलब इस रेट से आपका ये चेंज हो रहा है। अगर कोई पर्सन 100 रुपए कमाता है तो उसमें से वो क्या करेगा, 100 रुपए अगर उसकी इनकम चेंज होती है तो उसमें से उसके जो खर्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, वो 80 रुपए खर्च कर देता है विद एवरी चेंज इन इनकम ऑफ 100 रुपीज। तो ये हो गया आपका MPC, ठीक है। तो MPC की जो वैल्यू होती है वो आपका 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। 0 से कम नहीं होगी, 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कभी वो आपका क्या होगा भाई, कितना खर्चा चेंज कर सकता है भाई, बिल्कुल भी ना करे खर्चा चेंज, यही तो हो सकता है ना। 0 का मतलब क्या है, नो चेंज है। 0 का मतलब क्या है, नो चेंज। भैया वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, है ना। जितनी उसकी खर्चे पहले थे उतना ही वो खर्च आज भी करेगा, अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो भी, ठीक है। और 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जितना उसकी इनकम बढ़ी है उससे कभी वो ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ा सकता है हमेशा। 100 रुपये अगर उसकी इनकम बढ़ी है तो 100 रुपये ही वो आगे अपना खर्चा बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा वो खर्चा नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई पूछा गया CUET 2024 में, सॉरी CUET 2023 में क्वेश्चन ये आपका पूछा गया। क्या था कि MPC जो है वो ज्यादा होता है किसका, पुअर का, किससे, रिच से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती है, जो गरीब लोग हैं वो अब तक जो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उन चीज़ों को भी क्या करेंगे, वो उन चीज़ों को भी अफोर्ड करने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे। मतलब उनकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा होगी। लेकिन जो अमीर है वो तो ऑलरेडी अमीर है ना, उसके पास जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी वो हैं, खरीद चुका है, ठीक है, उसमें वो कोई चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उसका सारा खर्चा जो है पूरा हो रहा है पुरानी इनकम में। MPC फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। MPC क्या होता है, आपका कम होता है, नीचे गिरता है जब आपका इनकम क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक जो हमने अच्छे से यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा भाई, आज हमने सीखा यहाँ पर मीनिंग एंड कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हमने ये सीख लिया मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है एग्रीगेट डिमांड के। उसके बाद हमने क्या सीखा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पर हमने सीखा MPC, ठीक है, MPC क्या होता है और APC क्या होता है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप लोग कभी भी जब एग्ज़ाम दें तो आपके मन में कभी ये शंका ना आए, कभी कोई डाउट नहीं आए कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। ओके, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आराम से पढ़िए, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, जो आपको पढ़ाया गया है उसको दोबारा बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन इतनी मजबूत हो जाए कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आपके मन में कभी कोई डाउट नहीं आए, आप बोलो कि हाँ मैं सब पढ़ के आया हूँ। Okay, thank you and all the best for exams.